अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर याद किया होगा, तो आपने साथ साथ याद भी करना है। और नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा करियर्स इन बायोलॉजी। अमूमन बच्चे जब बायो स्टार्ट करते हैं पढ़नी मैट्रिक में, तो वो यही समझते हैं बायोलॉजी मीन्स कि वो मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, ही और शी विल बी द डॉक्टर, पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही हैं, बल्कि बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत सारे करियर्स हैं बायोलॉजी की फील्ड में जिनको वो अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर सम एजुकेशन, इन आफ्टर इंटरमीडिएट और आफ्टर इन बैचलर लेवल और मास्टर लेवल। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ करियर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो है वो कल का लीडर है इंशाल्लाह ताला। तो हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को, बायो को आप पढ़ के कितना किस फील्ड में जा सकते हैं। द फर्स्ट वन प्रोफेशन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बारे में तो मोस्टली स्टूडेंट्स जानते ही हैं। ये बेसिकली दो प्रोग्राम हैं, फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड सेकंड वन इज़ सर्जरी। मेडिसिन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेडिसिन में हम क्या स्टडी करते हैं? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ेस। वाइल सर्जरी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गन को रिपेयर किया जाता है, रिमूव किया जाता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है। फर्स्ट वन में तो हम किसी भी बीमारी की तशख़ीस कर रहे होते हैं और उसका इलाज कर रहे होते हैं मेडिसिन में, जबकि सर्जरी में किसी भी बॉडी के ऑर्गन को ठीक किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे रेनल सर्जरी, किडनी की एक सर्जरी होती है जिसमें किडनी में मौजूद स्टोन्स को रिमूव भी किया जा सकता है, और एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक सर्जरी है जिसमें एक जो डिसऑर्डर्ड किडनी होता है, जिसमें किडनी एक पेशेंट का काम नहीं कर रहा होता, उसको हम एक हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स को, इन दोनों मेडिसिन और सर्जरी को स्टूडेंट स्टडी करते हैं in the same course which is named as MBBS. MBBS में स्टडी करते हैं। MBBS is the short form of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery। दोनों इसमें पढ़े जाते हैं, मेडिसिन भी और सर्जरी भी। और इसके बाद स्टूडेंट्स जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। और इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास करियर फिशरीज़ का। ये एक ऐसा करियर है जो डील करता है फ़िश प्रोडक्शन को, फ़िश प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो फ़िश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, फ़िश की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इन्हेंस करने के लिए ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और वो लोग जिन्होंने फ़िशरीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा होता है वो वहाँ पे रिसर्च भी करते हैं और उस के ऊपर काम करते हैं। तो इस करियर को आप कब अडॉप्ट कर सकते हो? आफ्टर बैचलर लेवल, बैचलर और मास्टर लेवल इन फिशरीज और ज़ूलॉजी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी में फिशरीज़ के सब्जेक्ट को स्टडी किया होगा या ज़ूलॉजी को मास्टर लेवल पे पढ़ा होगा, ज़ूलॉजी इन मास्टर किया होगा, तो वो इस फिशरीज़ के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। जी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे वो तमाम क्रॉप्स और एनिमल्स
जो कि सोर्स हैं फूड का, एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर पे बेस करती है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और फूड क्रॉप्स की बात करें तो मेन जो फूड क्रॉप्स हैं वीट, राइस, कॉर्न है, जबकि एनिमल्स जो कि फूड सोर्स हैं उनमें शीप्स हैं, काउज हैं, बफलोज हैं। तो इन तमाम एनिमल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम और इन तमाम क्रॉप्स के ऊपर काम करना, इनकी लुक आफ्टर करना, इनकी यील्ड को, पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ये काम किया जाता है। और इस प्रोफेशन को भी कब अडॉप्ट किया जा सकता है, एक वर्ड मैं यहाँ पे डिफरेंट करियर्स में यूज़ करूँगी, दैट इज़ आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स इंटरमीडिएट, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट तक बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो इस तरह से इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अडॉप्टेड, याद रखना है हर प्रोफेशन को हम एक ख़ास एजुकेशन के बाद ही जा सकते हैं उसमें। अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या सिंपल वर्ड्स में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएस पढ़ी होगी। तो वो इस एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन करियर इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, कुछ आइडिया हो रहे? इट्स ऑल अबाउट द एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर और ब्रीडिंग भी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लुक आफ्टर एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ाने को। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ख़ास एनिमल्स को की रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और डोमेस्टिक एनिमल्स की लुक आफ्टर की जाती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ अगर बीमारियां आ जाती हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, उनकी मेडिसिन्स क्या होंगी, ये इस करियर में डील किया जाता है। इस करियर को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अगेन आफ्टर adopted after higher secondary education, right? अभी मैंने आपको बताया हायर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स जब आपने बायोलॉजी को पढ़ा होगा इंटरमीडिएट तक तो आप एनिमल हस्बेंड्री की प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। The next one is horticulture. Basically, this is the horticulture deals with the art of gardening. ये करियर डील करता है गार्डनिंग को। आपने अक्सर ट्रैवलिंग करते हुए इधर उधर जाते हुए देखा होगा रोड बेल्ट्स बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स के साथ अरेंज हुए होते हैं। ये वो प्लांट्स नहीं हैं जो खुद ब खुद लग जाते हैं और बड़े प्यारे फूल लगे होते हैं, बल्कि देयर इज़ द स्पेशल डिपार्टमेंट विच इज़ नेम्ड एज हॉर्टिकल्चर, जिसका काम है जितनी भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर उनको कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे गार्डन्स में लगाना है और नई वैरायटीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, वो भी हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट वाले ही काम करते हैं। इसके साथ साथ इस डिपार्टमेंट का काम फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करना भी है गार्डन्स में और मुख्तलिफ प्लेसेस में। तो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है अडॉप्टेड आफ्टर अगेन हायर सेकेंडरी एजुकेशन।
जी, ये तो था आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जिसको आप इंटरमीडिएट में बायो पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फार्मिंग। बेसिकली आपने डिफरेंट फार्म्स के नाम सुने होंगे। एनिमल फार्म्स होते हैं, फार्मिंग में हम डील करते हैं एनिमल एंड फ्रूट फार्म्स। ख़ास जगह होती हैं जहाँ पर एनिमल और फ्रूट्स के ऊपर काम किया जाता है। अगर मैं एनिमल्स फार्म की बात करती हूँ तो आप मोस्टली सुना होगा पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है। पोल्ट्री फार्म जहाँ पर चिकन की प्रोडक्शन का काम किया जाता है, चिकन और एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं विच आर मेनली द सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसी तरह फ़िश फार्म में डिफरेंट टाइप्स की फ़िश जो कि हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ की जाती है। और उसके बाद फ्रूट फार्म्स बहुत सारे बच्चों ने विज़िट भी किए होंगे, लाइक गावा फार्म। तो उन जगहों पे सिर्फ कोई एक ख़ास किस्म के फ्रूट प्लांट्स ही ग्रो किए जाते हैं और मैक्सिमम फ्रूट प्रोड्यूस वहाँ पर किए जाते हैं। फार्मिंग का पेशा आप देखें ना तो एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर रहा है, फिशरीज से भी रिलेट कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से भी रिलेट कर रहा है। तो इस प्रोफेशन को, फार्मिंग को, वो स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है जिसने फिशरीज़ को पढ़ा होगा आफ्टर स्टडिंग फिशरीज़ को स्टडी किया है, उस करियर को उसने पढ़ा है, वो भी अडॉप्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर में स्टडी करने के बाद भी फार्मिंग में आ सकता है स्टूडेंट, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वाले भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री। As the name indicating, it deals with the look after of natural forest. ये प्रोफेशन में लुक आफ्टर की जाती है नेचुरल फॉरेस्ट की, और साथ ही साथ में फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं एंड एडवाइस द गवर्नमेंट for planting of artificial forest. जी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जंगलात जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा होगा। डिफॉरेस्टेशन जिसमें दरख्तों को बहुत बुरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, कटिंग करके, जला के, डिफरेंट मीन्स के साथ। तो इस डिपार्टमेंट का काम है, फॉरेस्ट्री वालों का काम है कि उन नेचुरल फॉरेस्ट को मैक्सिमम बचा के रखना है ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं तो उन एरियाज़ में इस डिपार्टमेंट की ये विश होती है, ये कोशिश होती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाएं जहाँ से पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सके। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, क्या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी होते हैं? यस, छंगामांगा इज़ द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। और इसी तरह के हम बहुत सारे लगा सकते हैं फॉरेस्ट, अगर मैक्सिमम एरिया पे लगाए जाएं तो इससे इंसानों के लिए और बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स को भी फ़ायदा हो सकता है। इस डिपार्टमेंट को स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्टेड, आप देख रहे हैं हर करियर को आप एक ख़ास एजुकेशन के बाद ही अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और बैचलर इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बॉटनी प्लांट की स्टडी है और ज़ूलॉजी एनिमल्स की स्टडी है। तो वो स्टूडेंट जो
हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी को स्टडी कर चुका है वो भी अडॉप्ट कर सकता है फॉरेस्ट्री को, और बैचलर लेवल पे जिसने बॉटनी और जोलॉजी को स्टडी किया होगा वो भी फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी लेटेस्ट प्रोफेशन इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली इसमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस प्रोफेशन में यूज़फुल प्रोडक्ट्स are produced by using microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो सारी की सारी ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी सर्विस के लिए यूज़ हो रहे हैं। लाइक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बनाई जा रही है बाय यूजिंग बैक्टीरिया, और उसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि इंसानी ग्रोथ में यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन्स तैयार किए जा रहे हैं, हार्मोन्स तैयार किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा करियर है जिसमें बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और बहुत थोड़े टाइम में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। इस प्रोफेशन को भी स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्टेड आफ्टर अगेन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन से मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। इंटरमीडिएट में आपने बायो पढ़ी होगी और अगेन बैचलर इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। जिस स्टूडेंट ने बीएससी में बॉटनी और ज़ूलॉजी को स्टडी किया होगा या फिर जिसने कुछ इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये था बच्चों हमारा ये टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी का, जो कि इसमें से एज अ फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका हुआ है, और कोई से 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या एज अ होल आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द करियर्स इन बायोलॉजी। एज यू नो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 4 या 5 मार्क्स का होता है। उसके साथ ही कोई भी पॉइंट, कोई भी करियर एज अ शॉर्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने उसको डिफ़ाइन करना है, उसकी वर्किंग बतानी है और कब अडॉप्ट किया जा सकता है ये ज़रूर बताना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कुरान एंड बायोलॉजी। हम यहाँ पे ये देखेंगे, प्रीवियसली हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें हिंट्स दिए हैं। कुरान तो वैसे ही एक मुकम्मल इल्म है और ऑलरेडी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हमें बता दी गई हैं जो आज साइंटिस्ट जो हैं वो प्रूव कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट वन वर्स जो कि सूरह अंबिया से ली गई है, वर्स नंबर 30 से उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। इसमें इंडिकेट किया जा रहा है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। इस आयत में, इस वर्स में हिंट ये दिया जा रहा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी से ही बनाया गया है। तो अगर इस वर्स के साथ लिविंग थिंग्स की अंदर वाटर की परसेंटेज को हम देखते हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स में जो जितना भी लिविंग मैटर है दैट इज़ नेम्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में तकरीबन 60 से 70% जो है वो मेनली वाटर है। वैसे तो लिविंग बॉडीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाटर हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पानी का है हमारी बॉडी को बनाने में। और इस वर्स में भी यही इंडिकेट किया जा रहा है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। यहाँ पे तो तमाम ऑर्गेनिजम्स की क्रिएशन की बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्स की। सेकेंड और थर्ड वर्स दोनों में
दोनों वर्सेस में यहाँ पर डिफरेंट सूरह से लिए गए हैं और इनमें इंसान की क्रिएशन की बात की जा रही है। सेकंड वर्स को देखते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द वाटर। ये सूरह रहमान की वर्स 14 है। उसने इंसान को क्ले से बनाया। क्ले नरम मिट्टी को कहते हैं, जब जो सूख जाती है तो ठीकरे की तरह आवाज़ देती है। तो जैसे पॉटर जिसको यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए, इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है। इस वर्स में ये हिंट दिया जा रहा है। जबकि थर्ड वर्स को देखते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन वी द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंसान की तख्लीक के बारे में इंसान को ही हिंट दे रहे हैं अल्लाह ताला कि हमने एक कतरे को जमा दिया उसको, देन फैशन वी क्लॉट अ लिटिल लम्प, और फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा, एक बोटी बना दिया, देन फैशन वी लिटिल लम्प बोन्स, फिर उस बोटी से एक हड्डियाँ बनाई, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, और फिर उस गोश्त को हड्डियों के साथ जोड़ दिया। एक सेल से लाइफ स्टार्ट होती है और मिलियन ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। और ये वर्स सूरह अल मोमिनून से ली गई है, वर्स नंबर है 14। आप देख रहे हैं दोनों वर्सेस में ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन की बात की जा रही है। बच्चों, आपने ये ट्रांसलेशंस बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी है। आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, give any verse translation which hints at the creation of living things। living things की creation की बात हो रही है फर्स्ट वर्स में। और अगर creation of human being के बारे में पूछा जाता है कि give any verse which hints at the creation of human being, तो आप उसमें सेकेंड वर्स की ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं और आपने इसको वर्ड टू वर्ड याद करना है। एज यू नो कि दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। और इसी तरह थर्ड में भी इंसान की तख्लीक ही की बात की जा रही है। इसके बाद फोर्थ वन वर्स की तरफ आते हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अदर वॉक ऑन 2 legs एंड अदर ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। ये सूरह अल नूर से ली गई है, वर्स नंबर 45 है। इसमें जानवरों के बारे में बताया जा रहा है, जानवरों की तख्लीक के बारे में बताया जा रहा है। और इस वर्स में इंसानों को जानवरों की मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में हिंट अल्लाह ताला दे रहे हैं। इसको पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पानी से बनाया। जानवरों का आगाज़ भी पानी से हुआ है। उसके बाद कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेट के बल रेंगते हैं, क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अदर वॉक ऑन 2 legs। कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, एंड अदर ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। अल्लाह जो चाहता है वो तख्लीक फरमाता है, वो पैदा करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एनिमल्स के ग्रुप्स की बात की जा रही है, लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। कुछ पेट के बल रेंग रहे हैं, रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल्स हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर दी है, ठीक है बेटे। तो आपने इन चारों वर्सेस की ट्रांसलेशंस को याद करना है अच्छी तरह से। ये बोर्ड में आपको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, कुरान एंड बायोलॉजी के टॉपिक के साथ, या कोई भी वर्ड्स की ट्रांसलेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मुस्लिम साइंटिस्ट। वैसे तो हिस्ट्री में हम बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया उनको फॉलो करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में 3 अहम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस डिस्कस की जा रही हैं। फर्स्ट वन इज़ जाबिर बिन हयान, सेकेंड वन अब्दुल मलिक अस्माई, एंड थर्ड वन इज़ अबू अली सीना। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी थी और
कुछ बुक्स भी इन सब साइंटिस्ट ने लिखी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। जाबिर बिन हयान जो हैं ये पैदा हुए थे ईरान में और इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी इराक में। और उसके बाद इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारा काम किया था और केमिस्ट्री में अपने टाइम पीरियड में, अपनी उस वक्त में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की थी। ये वो टाइम था जब बहुत कम लोग साइंस को एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव करते थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा उन अपरेटस को डिज़ाइन किया और एक्सपेरिमेंट्स के साथ केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया। जाबिर बिन हयान की दो अहम बुक्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। तो उन बुक्स के नाम है बच्चों, प्लांट्स के लिए बुक का नाम है अल नबातात। नबातात अरबिक में प्लांट्स को कहते हैं, एंड अल हेवान। ये दो बुक्स थी जो जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स और एनिमल्स पे लिखी थी। दोबारा से बताती हूँ कि ये ईरान में पैदा हुए थे। ये छोटे छोटे MCQs भी हैं कि कहाँ पे पैदा हुए थे, ईरान में, और कहाँ प्रैक्टिस की थी मेडिसिन की, इराक में, और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की थी उन्होंने केमिस्ट्री में। और बुक्स के नाम भी सेवरल टाइम MCQs में बोर्ड में आ चुके हैं। जाबिर बिन हयान की बुक्स के नाम हैं अल नबातात एंड अल हेवान, written books on plants and animals। इसके बाद बेटे अब्दुल मलिक अस्मई है, इनका टाइम पीरियड है, टाइमलाइन है 740 से 828 AD। अब्दुल मलिक अस्मई इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। इन्होंने जानवरों के बारे में बहुत तफसील से और एक एक एनिमल की लाइफ को एज अ होल स्टडी किया और फिर उन्हीं एनिमल्स के नाम पर ही उन्होंने फुल फॉर्म में बुक्स लिखी थी। अगर मैं इनकी बुक्स की बात करती हूँ अब्दुल मलिक अस्मई की, तो फर्स्ट बुक है अल अबील। ये बुक्स के नाम भी आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों याद रखने हैं। अल अबील ये बुक लिखी गई थी कैमल्स के ऊपर, एज अ होल कैमल्स के ऊपर लिखी गई थी अल अबील। सेकेंड वन लिखी थी उन्होंने अल खैल। अल खैल ये बुक थी हॉर्स के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर लिखी थी। अल अबील कैमल्स पे और अल खैल हॉर्स पे। इसके बाद अल वहूश, थर्ड बुक का नाम इनका है अल वहूश, जो कि एनिमल्स के बारे में डिटेल से लिखा था इन्होंने। और फोर्थ वन बुक जो इन्होंने लिखी थी दैट इज नेम्ड एज खलकल इंसान। खलकल इंसान ये ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो अब्दुल मलिक अस्मई की 4 बुक्स का जिक्र हमारी बुक में है, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है, अल अबील, अल खैल, अल वहूश एंड खलकल इंसान। इसके बाद थर्ड वन साइंटिस्ट हैं बू अली सीना और इनका टाइमलाइन है 980 से 1037 AD। बू अली सीना ही इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन। ये मेडिसन के बानी थे। इन्होंने मैक्सिमम अद्वियात के बारे में अपनी बुक में लिखा था और ये एविसीना के नाम से वेस्ट में जाने जाते हैं। वेस्ट में इनको बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इनकी एक हिस्ट्री उन्होंने बनाई है, उनकी बुक्स को फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ फाउंडर ऑफ मेडिसन ही नहीं थे बच्चों, ओल्ड टाइम में साइंसदान जो हैं वो एक से ज़्यादा फील्ड में रिसर्च कर रहे होते थे। एक तरफ वो मेडिसिन पे काम कर रहे थे बू अली सीना, दूसरी तरफ वो फिलोसोफर भी थे, वो फिजिशियन भी थे। फिजिशियन जानते हैं आप लोग क्या होता है? फिजिशियन आम लफ्ज़ों में मौलिज या हकीम जिसको कहते हैं, जो ऑब्वियसली मेडिसिन के बानी रहे हैं तो लोगों का इलाज करते थे। और फिलोसोफर थे, पोइट थे, शायरी भी कर लेते थे और साथ ही साथ में
फ़िलासफ़र भी थे बच्चों कि वो इल्म फ़ल्कियात भी जानते थे। और एविसीना के नाम से वो एविसीना वेस्ट में जाने जाते हैं, अगेन बता रही हूँ। और फिर ये कि इनकी बुक है जी, दैट इज़ नेम्ड एज अल कानून फ़ी अल तिब। इनकी एक ही बुक है जिसका नाम है अल कानून फ़ी अल तिब। दिस बुक जो कि अबू अली सीना ने लिखी थी, ये एक बहुत बड़ा इल्म का ज़रिया है और वेस्ट वाले इसको यूज़ करते हैं। दिस बुक इज़ नोन एज कैनन ऑफ मेडिसन इन द वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारे ये टॉपिक है। आपने इनको, जिसमें हमने आज करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा, कुरान एंड बायोलॉजी, और लास्ट में मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ा है। आपको जैसे मैंने बताया है कि ये शॉर्ट भी हैं और हमारे उसी टॉपिक को एज अ लॉन्ग भी पेपर्स में पूछा जाता है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। और इन तमाम शॉर्ट को जो कि करियर्स में और मुस्लिम साइंटिस्ट में, ये तीनों साइंटिस्ट हैं, ये एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। और मुस्लिम साइंटिस्ट देखें कितना छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर, लेकिन ये भी बोर्ड में एज अ लॉन्ग भी आ चुका है, इसलिए आप इसको आज ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे।